नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस में हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर और राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है और सत्य को आवाज देना तो और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखेंगी, लेकिन इन सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी दिखेगा जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। तो सबसे पहले सत्य मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का, उस बयान का जो उन्होंने नागालैंड की धरती पर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ऐतिहासिक बयानों की कड़ी में एक और अध्याय जोड़ गए, ये जानते हुए भी कि जब जब कांग्रेस ने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है, तब तब कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ी हैं, तब तब उसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद ये खड़गे का क्या एक और सेल्फ गोल माना जाए? रिपोर्ट देखिए और सत्य समझने की कोशिश कीजिए। Modi is a shadow. This is India, and Constitution is very strong. And our people have given their lives to get freedom. Congress, not you, BJP. ये सीधी चुनौती है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। चाहे 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं, 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते। खड़गे ने एक बार फिर मोदी और शाह पर हिटलर शाही का आरोप लगाया। खड़गे नागालैंड की धरती पर यह हुंकार भर रहे थे। Tell me any BJP leader is hanged for freedom, or fought for freedom, has gone to jail. Instead of that, what they did, a man who brought freedom, Mahatma Gandhi ji, they shoot down him. They killed him. And such people are talking patriotism. Such people are teaching us we have given our lives for country's unity. Indira Gandhi ji gave her life. For country's unity, Rajiv Gandhi gave her his life. Tell me, who has given in BJP? मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। आप किसी की माता जी को गाली देकर के सत्ता में आने की सोच सकते हैं, किसी के स्वर्गीय पिताजी को गाली देकर के आप सत्ता में आने की सोच सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके सपने धरातल से मैच नहीं करते हैं। आपके राहुल गांधी जी आपके प्रवक्ताओं से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता और पिता को भद्दी गालियां दे रहे हैं। हम आपकी माता को और पिता को गाली नहीं देंगे, राहुल गांधी जी और कोई मल्लिकार्जुन खड़गे कोई लोग, लेकिन देश की जनता से जरूर कहेंगे कि ऐसी सोच के लोगों को आप जरूर इनको सजा दो, ऐसा हम चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस को सलाह दी थी कि कांग्रेस अब विपक्षी एकता की अगुवाई करे और इस बाबत पहल करे और 2024 की तैयारी करे। लगता है कांग्रेस आलाकमान नीतीश की बात को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि ये भी सच है कि जब जब कांग्रेस ने मोदी पर सीधा अटैक करने की कोशिश की है, तब तब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप पाए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। देश की राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता अभी तक एक सपने जैसी रही है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। ऐसे में खड़गे आखिर कौन सी संजीवनी के भरोसे ये दावा कर रहे हैं कि 2024 की जंग कांग्रेस की अगुवाई में न सिर्फ लड़ी जाएगी, बल्कि कांग्रेस विजेता बनकर उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो खड़गे
मल्लिकार्जुन खड़गे नागार्जुन में ये कहते दिखे, ये कहते सुने गए कि 100 मोदी और 100 शाह भी आ जाएं तब भी 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते। इस बयान का सत्य कितना गहरा है, ये प्रशांत त्यागी हमें समझाएंगे। प्रशांत इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, हम राजस्थान में सिर फुटअव्वल कांग्रेस में देख रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस में और भी कई जगहों पर सिर फुटअव्वल है। ऐसे में इस प्रश्न के पीछे या फिर इस बयान के पीछे का सत्य मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि आखिर कौन सी वो संजीवनी है जिसके भरोसे मल्लिकार्जुन खड़गे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2024 में सब कांग्रेस को स्वाभाविक लीडर मान लेंगे, सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पीछे छोड़ देंगे और कांग्रेस सबकी लीडर बनके सबको एकजुट भी कर पाएगी। ये कौन सी संजीवनी के भरोसे होगा? जी बिल्कुल गरिमा, अभी तक देखा जाए तो 2024 को लेकर जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है वो पूरी तरह से कुछ सही साबित होता नहीं दिखता है। क्योंकि पहले बात करें उनके बयान की, उन्होंने कहा है 2024 में विपक्ष सरकार बनाएगा और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। साथ ही साथ ये कहने के बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर रहे और 100 मोदी और शाह क्यों ना आ जाए, इस बार उनको परस्त 2024 में कांग्रेस और विपक्ष कर देगा। इसमें भूमिका देखनी होगी। दरअसल अगर विपक्ष की बात करें तो करीब आधा दर्जन ऐसे लीडर्स हैं जो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं, या फिर जब विपक्ष की कोई बैठक होती है या फिर लामबंद होने की कोशिश विपक्ष करता है तो उसमें अपनी बात को रखा जाता है। चाहे तेलंगाना से केसीआर हो, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो और तो और दिल्ली से के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में आधा दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने पहल की, पहले भी कर चुके हैं। हालांकि पहली मंशा अपनी जता चुके हैं कि प्रधानमंत्री की दौड़ में मैं नहीं हूं, सिर्फ चाहता हूं कि बीजेपी को 2024 में शिकस्त दी जाए। ऐसे में 100 सीटों पर सिमट जाएगी अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार का यह बयान आता है। उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी पहल की। तारिक अनवर जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि बयान का स्वागत करते हैं और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष का लामबंद होना असंभव है, क्योंकि मुख्य घटक दल है। एक तरह से देखा जाए तो मुख्य जो विपक्षी दल है देश में वो इस वक्त कांग्रेस है। जेडीयू के लीडर्स भी इस बात को मानते हैं और तमाम लोग मानते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो भारत एक्सप्रेस से ही बात करते हुए जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी किसी तीसरे मोर्चे में या फिर विपक्ष का हिस्सा उस तरह से नहीं बनना चाहती। अभी हम एकला चलो की नीति अपना रहे हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, हम सभी ने देखा कि आम आदमी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। तो ऐसे में समूचा विपक्ष को एकजुट करना, जो समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आना कि 2024 में हम बीजेपी को या फिर एनडीए को हरा देंगे, शिकस्त दे देंगे, एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। प्रशांत, यही मैं सत्य समझना दर्शकों के लिए चाहती थी, क्योंकि मुझे फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सत्य के आसपास नहीं दिखता है। क्योंकि 2024 में बहुत सारी पार्टियां जो खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं की शिकार हैं, और हमने पहले भी देखा कि एक मंच पर सब नजर आए, लेकिन जब तीसरे मोर्चे की बात हुई तब सब बिखरे हुए नजर आए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका ये सत्य दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब एक और सत्य, और वो सत्य है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, क्योंकि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वो पहले से सीबीआई के फेर में फंसे हुए हैं, पहले से सीबीआई से फरियाद लगा रहे हैं और पहले ही सीबीआई को कह चुके हैं कि वो अगली तारीख के लिए बाद में उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आज सुबह सुबह ये आई कि मनीष सिसोदिया पर एक और केस दर्ज होगा, क्योंकि सीबीआई को इसके लिए गृह मंत्रालय से इजाजत मिल गई है। ये मामला जासूसी का है और आरोप ये है कि विजिलेंस विंग के मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों के फोन टैप कराए। सत्य देखिए। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। सीबीआई ने फोन टैपिंग मामले में डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर जल्द ही केस दर्ज करने की तैयारी कर ली। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अपनी फीडबैक यूनिट के जरिए लोगों की स्नूपिंग कराई, जिसमें सीबीआई जांच के लिए अब मंजूरी दे दी गई है। होम मिनिस्ट्री ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनने के बाद इस एफबीयू यूनिट का गठन किया था। तब इस यूनिट में 20 अधिकारी शामिल थे। इसी यूनिट पर केंद्र सरकार के मंत्रालय, विरोधी दलों, तमाम संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराने के आरोप हैं। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर भी ये आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने
स्नूपगेट और एफबीयू वाले मामले में प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति दे दी है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें जांच होनी चाहिए कि किस उद्देश्य से ये किया जा रहा था, कैसे संविधान और कानून को ताक पर रखकर ये किया जा रहा था। परंतु हर बार की तरह इसका स्वागत करने के बदले आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेलती है। देखिए, जब भी उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, इसमें कहीं पर भी राहत नहीं मिली है। आज विक्टिमहुड कार्ड की नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए और जवाबदेही देनी चाहिए। वहीं इस मामले में सिसोदिया ने भी पलटवार करते हुए इसे झूठा केस बताया। साथ ही ऐसा करने वालों को कमजोर और कायर इंसान कहा। उन्होंने लिखा, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और भी झूठे केस दर्ज किए जाएंगे। फोन टैपिंग मामले की जांच सीबीआई से करवाने के फैसले के बाद दिल्ली में एक बार फिर राजनीतिक संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है, जिसकी जंग में दिल्ली की जनता को अगले कुछ और समय तक पिसना पड़ सकता है। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जासूसी के आरोप हैं, सीबीआई की जांच होगी, सीबीआई केस दर्ज करेगी। प्रीति पांडे इस खबर का सत्य हम तक पहुंचाएंगी। प्रीति, कितनी मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं? 2015 का ये मामला है। सत्य हमें और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि किस तरीके के सबूत हैं। अगर हम एक बार ये देखें, प्राइमरली देखें तो किस तरह के सबूत हैं और कितना संगीन मुकदमा ये सीबीआई तैयार कर सकती है? गरिमा, यहाँ पर सीबीआई का केस एक तरीके से फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन के बाद परमिशन के लिए गया था, जिसकी आज मंजूरी मिल गई है। और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई नहीं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहाँ से उनको अपने बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि जिस विजिलेंस विभाग में इस एफबीयू यूनिट को तैयार किया गया था उसके लिए एक परमिशन लेनी होती है एलजी से। नजीब जंग ने इसको 2 बार, इसकी जो फाइल थी 2 बार भेजी गई थी सतर्कता विभाग की तरफ से, और दोनों बार इस फाइल को वापस भेज दिया था। उनकी तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी इस तरह की किसी भी यूनिट के एग्जिस्टेंस के लिए। बावजूद इसके इस यूनिट को तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 20 अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिन्होंने काम तो कहने के लिए संस्थाओं का या फिर सरकार के काम को और बेटरमेंट कराने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर शुरू किया था, लेकिन इसके बदले काम जासूसी का किया गया। सीबीआई के जो सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक जासूसी भी ऐसी कि जो 700 केसेस इन्वेस्टिगेट किए गए इस दरमियान, 700 केसेस में से 60% मामले ऐसे हैं जो सिर्फ राजनीतिक मायनों वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि आप सतर्कता विभाग के अंतर्गत राजनीतिक मायनों से संबंधित मामलों की इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे थे? बड़ा सत्य यही है प्रीति, बड़ा सत्य यही है कि उपराज्यपाल मना कर चुके हैं उस विंग को बनाने को लेकर। अलावा इसके सीबीआई ने अपनी फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशंस रखी थी होम मिनिस्ट्री के सामने, और तब जाकर होम मिनिस्ट्री ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया कि अब सीबीआई आगे बढ़ सकती है और इस पर केस फाइल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका इस सत्य को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई यही सत्य है। जिक्र करेंगे अब दिल्ली के मेयर चुनाव का। जी हां, आखिरकार लगभग 80 दिन की उठापटक चली और तब जाकर दिल्ली के हुक्मरान फाइनली मेयर चुन पाए। तारीख पर तारीख लगती रही और हर तारीख पर सिर फुटअव्वल भी होता रहा। कुछ अगर नहीं हो पाया तो वो मेयर का चुनाव था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आज वोटिंग हो पाई और आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की प्रथम नागरिक बनी। दिल्ली वाले राहत महसूस कर सकते हैं कि अब एमसीडी में मेयर का चुनाव हो चुका है। तकरीबन 80 दिनों बाद और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हरा दिया। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी की बीजेपी से नाराजगी खत्म नहीं हुई। दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल में विश्वास व्यक्त किया था, आम आदमी पार्टी के अंदर विश्वास व्यक्त किया, दिल्ली के जनता के जनादेश का सम्मान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं रखती, चुनी हुई जनता की मेयर को बनाने में इतनी अड़चनें लगाती रही, आज शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की मेयर चुनी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं आम आदमी पार्टी के प्रति, दिल्ली के मेयर के प्रति, दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए, कॉरपोरेशन को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए निगम उस पर काम करेगी और जनता की आकांक्षाओं पर खरा होगा।
एमसीडी मेयर चुनाव कराने की कोशिश 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को भी हुई थी, लेकिन मनोनीत पार्षदों के मतदान के अधिकार को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में विवाद मारपीट के स्तर तक पहुंच जाता था और हर बार ये चुनाव टालना पड़ता था। हालांकि ये समझ पाना मुश्किल नहीं है कि मेयर का चुनाव भले ही हो गया हो, लेकिन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी में टकराव लगातार होना ही है। ऐसे में एमसीडी किस तरीके से काम करेगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। हाँ, हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी अपेक्षा थी, मगर जो भी निर्णय आया उसका सम्मान है और शैली ओबराय जी को बधाइयाँ, उनको मैं अंदर भी बधाई दे के आ रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एमसीडी चुनाव जब नहीं हो रहे थे तो बहुत सारे आरोप थे। फाइनली एमसीडी चुनाव हुए, तब जाकर भी 80 दिन लगे दिल्ली को उसकी मेयर मिलने में। मेरे साथ आदित्य द्विवेदी इस समय जुड़े हुए हैं। आदित्य, सत्य मुझे बताइए, मैं ये सत्य समझना चाहती हूँ क्योंकि एमसीडी में बैठना दोनों को है। बीजेपी भी बैठेगी, आम आदमी पार्टी भी बैठेगी। भले ही कांग्रेस ने अपने आप को इससे परे रखा और अपने आप को इससे दूर रखा, लेकिन अब जिस व्यवस्था की दुहाई दी जाती थी, जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से इस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल में तल्लीन है, कैसे होगा आगे और ये तमाम व्यवस्थाएं कैसे बन पाएंगी, या फिर सिर्फ और राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ सिस्टम नजर आएगा? देखिए गरिमा, जितना 80 दिन में समझ में आया वो उसका जो एक निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि अगले जो 5 साल हैं वो दिल्ली के विकास पर कम और बल्कि राजनीतिक द्वंद्व का ज़्यादा वहाँ पर सदन में दिखाई देगा। उसी की झलक ये दिखाई दी जो 6 जनवरी, उसके बाद 24 जनवरी, फिर 6 फरवरी, जो 3 तारीखों में सदन में जो हो हल्ला हुआ, जिस अंदाज में एक दूसरे ऊपर आरोप लगे, हाथापाई तक हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली वासियों को मेयर मिल पाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इससे इतना तो साफ हो गया है कि जो दिल्ली के मेयर हैं उनकी राह बहुत कठिन होगी। उसको हम आंकड़े में समझाना चाहेंगे। जो दिल्ली का जोन है वो 12 जोन है, 8 जोनों में भाजपा का बहुमत है, वहाँ पर उनके सभासद ज़्यादा है, 4 जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। ऐसे में कोई भी बिल जो पास होके आएगा, जब बजट पास होने को जाएगा, तो ऐसे में तय बात है भाजपा उसका विरोध करेगी और अपने अनुसार कुछ ना कुछ कराना चाहेगी। तो जो 5 साल आने वाले हैं सदन के मेयर के, वो काफ़ी टफ होंगे, बहुत आसान नहीं होंगे। हालांकि शैली ओबराय यहाँ पर मेयर बन गई हैं, इनका कार्यकाल पूरे 5 साल का नहीं है, शुरुआती 3 साल के लिए इनको फिलहाल नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगले मेयर बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो लब्बो लुआब है वो बहुत आसान नहीं होगा, बहुत स्मूथली सदन चलने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर खामियाजा जो है आदित्य, पहले की तरह इस बार भी जनता भुगतेगी। इस दफा भी व्यवस्था की खामियों का शिकार जनता को ही होना है, क्योंकि सियासतदानों को अगर किसी चीज से मतलब है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से और कुर्सी से। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य इस पूरी बातचीत के लिए। सत्य तमाम कहानियों का आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिक्र अब भिवानी के नासिर और जुनैद की हत्या के पीछे के सत्य का भी। वो सत्य क्या है ये तफ्तीश कर रही है पुलिस, इसको समय बताने वाला है। लेकिन ये मामला अब जुर्म का कम दिख रहा है और धर्म का ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कल हमने मानेसर में पहले महापंचायत देखी, फिर आज पलवल में भी इसी तरह की एक महापंचायत की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने एक सुर से मोनू मानेसर का पक्ष रखा। भिवानी में 2 लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला मोनू मानेसर फरार है। हथियारों के साथ उसकी दबंगई के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। भयावह कांड के बाद भी उसका साथ देने वालों की कमी नहीं। बड़े बड़े संगठनों का ये साथ हैरान करने वाला है। पहले गुरुग्राम के मानेसर में हिंदू संगठनों ने उसके समर्थन में महापंचायत की और फिर पलवल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त पंचायत लगाकर उसे बेदाग बता दिया। सभी का कहना उनसे जुड़े हुए कि जिस समय ये घटना हुई वो लोग वहाँ पे नहीं थे। तो इस समाज का आज जो पंचायत इकट्ठी हुई है, जो कहना है निर्दोषों को मत फंसाइए, अगर दोषी है आप सीबीआई जांच कीजिए, जो दोषी है उन्हें पकड़िए। और जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने उसके परिवार में जाके उसकी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया, बच्चे की मौत हो गई, ये कतई गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पलवल के हथीन अनाज मंडी में मोनू के समर्थन में जो पंचायत हुई, उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हम मोनू भाई का साथ और जो सहयोग देने के लिए आए हैं। जहां मर्डर हुआ वो हरियाणा की भिवानी जिला पड़ता है और
भिवानी पुलिस वहाँ पे अपना सुचारू रूप से काम कर रही है। गलत सरकार ने उसको एंट्री के लिए वहाँ भेज दिया और जबरदस्ती जो गोरक्षक हैं उनके ऊपर किसी तरीके से दबाने के लिए, गोरक्षक दल को दबाने के लिए उन्होंने ये इतनी घिनौनी मानसिकता रची है जो मोनू भाई का और साथियों का नाम ले दिया। बहरहाल ये पूरा मामला धार्मिक रंग लेता हुआ कई दिनों से नजर आया और आज की इस पंचायत ने इसे पूरी तरीके से धर्म का जामा पहना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये जो महापंचायतें हो रही हैं, कल भी महापंचायत हुई, कल पुलिस को भी धमकी मिली, आज फिर महापंचायत हुई, तो क्या एक तरीके की प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज है या फिर इसके पीछे का सत्य कुछ और है? ये हमें ओम प्रकाश राय ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। ओम प्रकाश, समझना मैं चाहती हूं कि किस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश है, और क्योंकि अब ये पूरा मामला, जो घटना हुई, जो कंकाल मिले, जिन लोगों के शव बरामद हुए, पहले एक पक्ष ने उसे धर्म का एंगल देने की कोशिश की क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए, और अब दूसरा पक्ष उसे धर्म का एंगल देने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके चलते असल जो खबर है, असल जो सत्य है, वो कहीं पीछे छूट रहा है? ओम प्रकाश। नहीं टूटेगा, हाँ थोड़ा सा परेशान होगा, थोड़ी परेशानी, क्योंकि देखिए जब ये मामला दर्ज हुआ था तो अज्ञातों पे मामला दर्ज हुआ था हरियाणा में, अननोन था कि कौन है ये लोग, ये पता नहीं चल पड़ा था। लेकिन ये पहला सत्य आया कि भरतपुर से, जो गोपालपुर से पुलिस आई, उसने कहा नहीं ये दो नौजवान हैं जो कि वहाँ के निवासी, उनका अपहरण का पहले मामला दर्ज था, फिर उसके बाद हत्या मामला तब्दील हुआ, कोई ट्रेस नहीं था। लेकिन एक जो सोर्स होते हैं पुलिस के, वो करके और उन्होंने ये किया। और आज आपको बता दूं कि 8 लोग इसमें जो हैं उनका नाम सामने आ चुका है, जिसमें 2 करनाल के हैं, सीएम सिटी है करनाल, 2 नूह के हैं, 2 जो हैं वो एक जींद से हैं, कैथल से हैं। तो इस तरह से ये 2 नूह से, तो इस तरह से तो 8 लोगों के नाम सामने आ चुके। रिंकू जो है, उसको जिसको पुलिस ने उठाया था, उसने ये पूरी घटना जो कबील, जो आपको ये मालूम होगी कि बोलेरो में ये लोग थे 8 लोग, और उन्होंने उठाया था इन 2 जो नवयुवकों को, और वहाँ जाके भिवानी के लोहारू में जहाँ पर है इन्होंने जलाया था उनको। तो ये बातें और सबसे बड़ी बात कि ये मामला दबेगा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मामन खान और मोहम्मद इलियास जो फिरोजपुर जुरका और पुन्हाना से मिले, उन्होंने भी कांग्रेस की इस मामले को कहा। सदन में इसको लेकर तकरीबन 5 बजे बड़ा शोर शराबा हुआ था इस मामले को लेकर, और अटैकिंग है। इनका कहना है कि हम जो भी जाति हो रही है गोरक्षा के नाम पर, और जिस तरह से युवकों को निशाना बनाया जा रहा है, पीछे भी 2 युवक मारे गए हैं, तो उनका कहना है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये सरकार करती है नहीं तो 1-1.5 साल बाद फिर चुनाव होने वाले, और जब उनकी सरकार आएगी फिर वो फाइलें खोलेंगे, और जो अफसर भी उन्हें बचाना चाहते हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। सत्य सामने आएगा। हाँ, समय जरूर लगेगा। उसी के लिए हम लगातार अपना प्रयास भी जारी रखेंगे, क्योंकि कल भी हमने ये खबर दर्शकों को दिखाई और आज फिर हम ये खबर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर इस खबर का सत्य क्या है, क्योंकि धर्म से आगे बढ़ते हुए इसका सत्य सामने आना बेहद जरूरी है। शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस बातचीत के लिए। और अब अगली खबर का सत्य, क्योंकि सवाल ये है, प्रश्न ये है कि नेहा सिंह राठौर क्या वाकई अपने गानों के जरिए नफरत फैलाती हैं? क्योंकि इसी आशय का एक नोटिस आज उन्हें दिया गया है और 3 दिन के भीतर उन्हें जवाब देना है। हालांकि नेहा सिंह राठौर स्वयं सामने आई हैं और कह रही हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे किसी भी समाज में नफरत फैले। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसका सत्य भी आपको बताएंगे कि असल सत्य क्या है। गायिका नेहा सिंह राठौर, जो अपने गानों के जरिए सरकारों पर सवाल उठाती रहती है। यूपी सरकार काबा, यूपी में काबा, और बाबा के, और इसी रूप में उनकी ज्यादा पहचान है। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा। लेकिन जब नेहा ने कानपुर में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान एक माँ बेटी के जिंदा जलने से हुई मौत की घटना पर यूपी में एक काबा गाना गाया, तो कानपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया। बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें बेटा जो कह रहा है जिसकी मम्मी और बहन जिंदा जल रही हैं, कि मम्मी जल रही है, देखो देखो, ये सारी चीज़ें। और जिस तरह से मैंने देखा, आप लोग सबने देखा होगा कि 2 महिलाएं कहती हैं कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, इसके बावजूद भी उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, आग लग जाती है, दोनों जिंदा जल जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक संवेदनशील लड़की हूँ और ये चीज़ें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, गाना चाहिए, और मैंने लिखा और गाया।
लेकिन सरकार मानती है कि नेहा सिंह राठौर लगातार अपने गानों के जरिए बीजेपी सरकारों पर सवाल उठाती है और उनके गाने नफरत फैलाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नेहा राठौर को नोटिस दिया जाना गलत लगता है। उन्होंने इसी आशय का एक ट्वीट किया। हम समाजवादी लोग इस नोटिस का विरोध करते हैं और कोई भी अगर हक की आवाज उठाएगा, सच की आवाज उठाएगा, योगी सरकार के जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, इनकी महंगाई और बुलडोजर के खिलाफ उठाएगा, तो ये उसके खिलाफ नोटिस जारी करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन हम समाजवादी साथी से डरने वाले नहीं हैं। हर मुद्दे पर इनके जुल्म का, अत्याचार का, बुलडोजर का, महंगाई का, अनाचार का, बेरोजगारी का डट कर मुकाबला करेंगे और आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। गायिका नेहा सिंह राठौर को 3 दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब देना है। हालांकि नेहा सिंह राठौर नहीं मानती कि उन्होंने कुछ गलत किया है और उनके गाने समाज में किसी भी तरह की नफरत फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कोमल शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं इस समय, जो इस खबर का सत्य हम तक पहुंचाएंगी। कोमल, क्या लगता है आपको, और आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में रहा, उसमें नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस मिला, किस तरह की धाराएं उसमें लगी हैं, क्या वो संगीन धाराएं हैं, और नोटिस के बरक्स अब आगे की स्थिति आप क्या देखती हैं इस पूरे मामले में? देखिए, नेहा सिंह राठौर ने जो अभी यूपी में काबा जो है उसका सेकंड सीजन गाया है, इसके बाद पुलिस ने उसको जिस तरीके का नोटिस थमाया उनको, उसमें 7 सवाल पूछे हैं और उन 7 सवालों का अगर हम मिलाकर मेल जोल कर देखें तो उसमें यही है कि जो यूट्यूब चैनल या जो जिस सोशल मीडिया के जिन जिन अकाउंट से नेहा राठौर के ये गाने डाले जाते हैं, क्या वो अकाउंट उन्हीं के हैं या उन जो लिखे हैं गाने के बोल, इस गाने के बोल क्या उनकी राइटर खुद नेहा है, क्या वो उससे एग्री करती है, यानी कि इस तरीके के सवाल। तो नेहा को इस पे ऑब्जेक्शन है कि उनको फंसाने के लिए इस तरीके के सवाल जो है वो उनसे पूछे गए हैं और 3 दिन में नेहा को इसका जवाब देना है, जिसके लिए नेहा अगर जवाब नहीं देती है तो उनके ऊपर आईपीसी और सीआरपीसी के तहत केस दर्ज हो सकता है। साथ ही में नेहा अब अपने वकील से कंसल्ट कर रही है कि किस तरीके से इस तरीके का जवाब दे। लेकिन नेहा, देखिए, नेहा के साथ अब सिर्फ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है इस बात को लेकर के और उन्हीं के अंदाज में ट्वीट कर दिया। वहीं कवि कुमार विश्वास जो है, उन्होंने भी नेहा को ये कहा है कि अगर आपके गानों से या किसी भी कवित्री के या गायक के किसी भी ऐसी आवाज से अगर सरकार विचलित होती है, प्रशासन विचलित होता है, तो समझिए आपके कंठ में सरस्वती है। और नेहा कुल मिलाकर सपोर्ट भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन क्योंकि कानूनी जो प्रक्रिया है वो कानून के ही दायरे में रहकर आगे फॉलो करनी होगी और इसीलिए नेहा सिंह राठौर को भी लीगली एडवाइस लेने के बाद इस नोटिस का जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, आपका इस सत्य भी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोशिश रहेगी कुछ और घटनाओं का सत्य लेकर आपके सामने हम हाजिर होते रहें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।